मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलों के प्रभारी मंत्रियों को नियुक्त कर दिया है। अब जल्द ही जिला योजना की बैठक होगी और जिला योजना के तहत काम शुरू किए जाएंगे। नई सरकार के गठन के बाद से ही जिला योजना की बैठकें नहीं हो पा रही थी और ना ही जिला योजना का बजट खर्च हो पा रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह जिलों के प्रभारी मंत्रियों का नियुक्त नहीं होना था, जिसको देखते हुए सीएम धामी ने जिलों में प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिए हैं। जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है उनमें सतपाल महाराज को हरिद्वार की जिम्मेदारी सौंपी गई है, प्रेमचंद अग्रवाल को उत्तरकाशी और टिहरी की जिम्मेदारी दी गई है, गणेश जोशी को उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, धन सिंह रावत को अल्मोड़ा और चमोली की जिम्मेदारी दी गई है, सुबोध उनियाल को देहरादून की जिम्मेदारी मिली है और इसके साथ ही चंदन रामदास को पिथौरागढ़ और पौड़ी की जिम्मेदारी मिली है, सौरभ बहुगुणा को रुद्रप्रयाग और बागेश्वर की जिम्मेदारी दी गई है, रेखा आर्य को नैनीताल और चंपावत की जिम्मेदारी मिली है। तो प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं, इनकी जिम्मेदारी होगी, अलग अलग जिलों के दौरे पर जाएंगे और देखेंगे वहां पर किस तरीके से काम हो रहा है। तमाम बैठकें जो होनी थी नई सरकार के गठन के बाद वो बैठकें नहीं हो पा रही थी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि प्रभारी मंत्री नियुक्त नहीं किए गए थे। अब पूरी तस्वीर साफ होगी, बैठकें होंगी, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। किसको किस जिले की जिम्मेदारी मिली है ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कौन कहां किस जिले में अब दौरा करता हुआ आपको नजर आने वाला है आने वाले वक्त में। और चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं, हमारे साथी विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, लंबे वक्त से मंथन भी हो रहा था किसको किस जिले की जिम्मेदारी दी जानी है, आज पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है, किस जिले में कौन मंत्री जाएगा, अब आज ये खबर सामने है। विनोद दीपा, जिस तरह से अभी धामी सरकार के करीब 100 दिन पूरे होने वाले हैं, उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जनपदों के प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं और उसके खासकर अगर बात करें तो सतपाल महाराज को हरिद्वार की जिम्मेदारी दी गई है, प्रेमचंद अग्रवाल को उत्तरकाशी और टिहरी, गणेश जोशी को उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी दी गई है, धन सिंह रावत को अल्मोड़ा और चमोली की जिम्मेदारी मिली है, सुबोध उनियाल को राजधानी देहरादून की जिम्मेदारी से नवाजा गया है, रेखा आर्य नैनीताल और चंपावत की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और चंदन रामदास पिथौरागढ़ और पौड़ी की जिम्मेदारी इनको दी गई है और साथ ही साथ जो युवा कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा को रुद्रप्रयाग और बागेश्वर की जिम्मेदारी दी गई है। धामी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, लेकिन उससे ठीक पहले अगर बात करें तो जितनी भी जनपद में जिला योजनाएं की बैठक होनी थी वो बिल्कुल प्रभावित हो रही थी, लेकिन अब जल्द ही जिला योजना की जो बैठक होंगी वो जल्द हो सकेगी और जितनी भी जिला विकास की योजनाएं हैं उन पर तमाम जो प्रभारी मंत्री नियुक्त किए गए हैं वो उनकी देखरेख में तमाम योजनाओं को मतलब कार्य किया जाएगा। तो धामी सरकार की ओर से जो जितने भी मंत्री हैं उनको अलग अलग जनपदों का प्रभारी मंत्री बना दिया गया है। सभी जिलों का प्रभार दे दिया गया है विनोद, या बचे हुए हैं अभी कुछ? बिल्कुल, देखिए सभी मंत्रियों को अलग अलग जनपदों की जिम्मेदारी दी गई है और जो बड़े मेजर डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड के, खासकर हरिद्वार हो या देहरादून हो, उधम सिंह नगर में ये सीनियर जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनको बड़े जनपदों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो पहाड़ी जनपद हैं जैसे अल्मोड़ा है, चमोली है और एक एक मंत्री को 2-2 जनपदों की जिम्मेदारी दी गई है, लिहाजा पूरे 13 जनपदों की जिम्मेदारी 13 जिलों के प्रभार सौंपे जा चुके हैं। शुक्रिया विनोद पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात कांग्रेस की कर लेते हैं। उत्तराखंड से कांग्रेस के सभी 19 विधायकों को कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली तलब किया है, जिसके चलते सभी विधायक दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि राहुल गांधी से ईडी की पेशी या अग्निपथ योजना और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग जैसे देश विरोधी मुद्दों पर केंद्र को घेरने की रणनीति बनाने को लेकर कांग्रेस नेताओं को, विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है। जो नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं उनमें उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा हैं, पूर्व सीएम हरीश रावत हैं, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हैं, प्रभारी देवेंद्र यादव समेत कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली अभी तक पहुंच चुके हैं। ये जानकारी है, कुछ पहुंचने वाले हैं। अब किस तरीके से आगे बढ़ना है उत्तराखंड कांग्रेस को, इसको लेकर एक रणनीति बनाई जाएगी, रोड मैप तैयार किया जाएगा, इसीलिए सभी को दिल्ली तलब किया गया। जो हमारा कांग्रेस का हेडक्वार्टर है उसको सील कर दिया जाता है, वहाँ अंदर पुलिस घुसती है, वहाँ की लाइट काट दी जाती है, राहुल जी से 10-10 घंटे ईडी क्वेश्चनिंग करती है। ये जो संस्थाएं हैं इनका जिस प्रकार से सरकार दुरुपयोग कर रही है इसके विरोध में तो कांग्रेस पहले से ही लामबंद थी, लेकिन अब ये जो अग्निपथ, अग्निवीर अथवा जो बच्चे जिन्होंने मेडिकल फिजिकल पास कर लिया आर्मी का, अब उन्हें बताया जा रहा है कि साहब आपकी भर्ती नहीं होगी। और जिस प्रकार से बच्चों पे यहाँ पे लाठीचार्ज से लेके पूरे देश में
जो एक वातावरण एक बना हुआ है, फिर उनके नेता कहते हैं कि साहब हमारे कार्यालय के बाहर ये कार्यरत हो जाएंगे रिटायर होने के बाद। और चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं, हमारे साथी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, असल वजह क्या बताई जा रही है विधायकों को दिल्ली बुलाने को लेकर? जी बिल्कुल दीपा, देखिए अभी तक जो वजह सामने आई है उसमें दो मुख्य चीजें हैं। जिस तरीके से ईडी के द्वारा पूछताछ चल रही है और अब राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी को भी बुलाया गया है, और दूसरी बात करें तो अग्निपथ योजना की जिस तरीके से जब घोषणा हुई तो उसके बाद लगातार युवाओं का विरोध है और कांग्रेस विपक्ष के तौर पर समर्थन कर रही है। तो इन दो बड़ी बातों को लेकर कांग्रेस अपने राज्य स्तर पर किस तरीके से इन मुद्दों को बुलाने में कामयाब हो पाए और किस तरीके से आगे के आंदोलनों की रणनीति तय की जाए, यही वजह है जो अभी तक सामने आ रही है कि हाईकमान ने तमाम प्रदेशों के तमाम नेताओं को यहाँ पर दिल्ली बुलाया है। उत्तराखंड से अगर बात करें तो यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, करण मारा, यशपाल आर्य, ये बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और तमाम विधायक जो दिल्ली जाने का सिलसिला उनका जारी है, उसमें कई विधायक पहुंच चुके हैं। तो यही दो वजह है कि किस तरीके से आगे की रणनीति कांग्रेस तय करेगी, क्या कार्यक्रम तय करेगी, किस तरीके से आगे का पूरा कार्यक्रम क्या होगा ये तय किया जाएगा। कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं। शुक्रिया रवि आपका पूरी जानकारी के। बड़ी खबर है, अग्निपथ योजना को लेकर यशपाल आर्य का बड़ा बयान सामने आया है। सरकार योजना के तहत सेना में आरएसएस को भर्ती करना चाहती है, ये यशपाल आर्य का बड़ा बयान है। कानून वापस कराने को लेकर सरकार को मजबूर करेंगे, ये भी उन्होंने कहा है। कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है अग्निपथ योजना को लेकर, आप जानते हैं। इसी बीच में बड़ी जानकारी सामने, बड़ी खबर भी है, बड़ा बयान है यशपाल आर्य की तरफ से। उन्होंने कहा है कि इसका विरोध किया जाएगा। अग्निपथ योजना को लेकर के सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ है और उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी। सर, अगर देखें तो उत्तराखंड से भी कई सारी तस्वीर आई है भारत बंद की हो, चाहे अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर के हो। आप लोग उत्तराखंड में क्या स्टैंड ले रहे हैं और किस तरीके से वहाँ पे बातें पहुँचा रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड सैनिकों का प्रदेश है। हर परिवार का एक युवा देश की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहा है, बलिदान दिया है, त्याग किया है। और ये कहानी आज की नहीं है। हमेशा हमारे उत्तराखंड के महान सपूतों ने अपने को सेना के लिए तैयार किया है और आज भी पूरी तैयारी के साथ नौजवान लगातार परीक्षाएं दे रहा है। शारीरिक परीक्षाएं दी हैं उन्होंने, फिजिकल टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आगे की परीक्षाएं रोक दी गई हैं। और 4 वर्ष का जो अग्निपथ के जरिए 4 साल की जो सेवाएं देने का केंद्र सरकार का जो प्रस्ताव है, जिस पर काम कर रहे हैं, एक भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? 3.5 साल की सेवा और 6 महीने का प्रशिक्षण, उसके बाद उनका भविष्य क्या होगा? ये चिंता नौजवानों की है, पूरे देश की चिंता है। और जो हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं, देश के प्रमुख सलाहकार हैं, उन्होंने भी इसमें चिंता जाहिर की है। आखिरकार सेना को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? ये भटकाव का समय दिख रहा है। और मेरा मानना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार कटिबद्ध है, एक सुनियोजित तरीके से इस सेना में जो भर्तियां होने जा रही हैं, संभवतः उनकी मंशा इसके पीछे कुछ और हो सकती है। किन लोगों को भर्ती करना चाहते हैं? तो एक शंका और आशंकाओं के बीच एक नौजवान अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। प्रशंसवील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। अग्निवीर पर युवाओं के विरोध के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का भी बयान सामने आया है। अजित डोभाल ने कहा है कि दुनिया भर के देश खुद को मजबूत कर रहे हैं, ऐसे में युद्ध के तरीके बदल रहे हैं, तो वहीं मॉडर्न तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है। अजित डोभाल ने कहा कि अब सेना को यंग और फिट जवानों की जरूरत है, क्योंकि भारतीय सेना की औसत उम्र ज्यादा है। इस पर कई साल से सुधारों की बात हो रही थी, अब देखिए सुधार हो चुका है। The whole world is undergoing a great change. The wars are changing their complexion. Increasingly, we are going towards a contactless war. We are also going towards a war against the invisible enemy. Technology is taking over at a very rapid speed. So what was good for yesterday is not necessarily good for tomorrow. जो हम कल कर रहे थे, वही भविष्य में भी करते रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे, ये संभव नहीं है। यदि हमें कल की तैयारी करनी है तो हमें परिवर्तित होना पड़ेगा। आवश्यक इसलिए था कि ये सारी का सारा जो इन्वायरमेंट है भारत के चारों तरफ सारे संसार के अंदर में वो बदल रहा है। दूसरा,
इसको एक परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है। देयर इज अ नीड टू लुक एट इट इन ए पर्सपेक्टिव। ये अग्निपथ अपने में कोई योजना नहीं है, यह अग्निपथ अपने में कोई स्टैंड अलोन साइलो नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए 2014 में, तो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता, वन ऑफ हिज प्राइम प्रायोरिटी वाज हाउ टू मेक इंडिया सिक्योर एंड स्ट्रॉन्ग। और टिहरी से खबर है, टिहरी में केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर भूतपूर्व सैनिकों का भी मिला जुला रिएक्शन दिखाई दे रहा है। भूतपूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार की योजना को लेकर सुझाव दिए हैं। भूतपूर्व सैनिकों का कहना यह है कि अग्निपथ योजना को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए और आज का युवा नशे की तरफ लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, अपने भविष्य को बर्बाद कर रहा है। अग्निपथ योजना से जहां युवाओं को सही दशा मिलेगी, वहीं उनका भविष्य भी सुधरेगा। 4 साल तो बहुत कम से कम 10 साल की तो सर्विस होनी चाहिए। और 4 साल में आदमी अगर माना बेरोजगार हो जाएगा तो कहाँ जाएगा वो, और फिर क्या सिक्योरिटी है कि उसको पूरी दोबारा आप नौकरी देंगे? क्योंकि पिछली बार हमारे साथ में हम लोग 34-35 साल में घर आ गए, और यहाँ पर उपनल का जो मामला है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, उपनल खोला गया, लेकिन अभी तक पूर्व सैनिक और उनके बच्चों को कहीं कुछ नौकरी नहीं मिली। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये मैं आप उसको बोल रहा हूँ कि अगर कोई बता दे, हमारे बच्चे जो है बेरोजगार घूम रहे हैं तो इससे उठ क्या है कि भाई आप जो है उनको 4 साल बाद आप नौकरी देंगे। उत्तराखंड में दागी अफसरों के खिलाफ विजिलेंस की टीम का एक्शन लगातार जारी है। टीम लगातार छापेमारी कर रही है और इसी बीच खबर है कि विवादों से घिरे आईएएस अफसर रामविलास के खिलाफ विजिलेंस की टीम के हाथ एक बड़ा सबूत लगा है। और वो सबूत क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए और समझिए। विजिलेंस की रडार पर चल रहे आईएएस रामविलास यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब इस अफसर पर कभी भी गाज गिर सकती है, जिससे रामविलास यादव की दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। दरअसल ये अफसर जिस शतरंज का ये खिलाड़ी था, अब ये उसी में फंस गया है, क्योंकि विजिलेंस विभाग को इसके काले कारनामे का एक और सबूत हाथ लग गया है, जिसमें देहरादून में रामविलास यादव की 8 नई संपत्तियां मिली हैं। 15 नई बेनामी संपत्तियों का ब्यौरा भी मिला है। इन संपत्तियों में अधिकतर प्लॉट और मकान मिले हैं। अब विजिलेंस विभाग ने इन संपत्तियों की रजिस्ट्री को अपने कब्जे में ले लिया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में आईएएस रामविलास यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच विजिलेंस को रामविलास यादव के नाम पर 8 नई संपत्तियां देहरादून में मिली हैं, जिनकी रजिस्ट्री विजिलेंस ने अपने कब्जे में ले ली है और रजिस्ट्रार ऑफिस में इनकी रजिस्ट्री की तस्दीक भी की जा रही है। हालांकि इससे पहले 11 जून को नौकरशाह रामविलास यादव के 7 ठिकानों पर विजिलेंस टीम ने छापेमारी की थी, जिसमें लखनऊ, गाजीपुर, देहरादून के ठिकानों पर रेड हुई थी, क्योंकि रामविलास पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इस अफसर के पास आय से करीब 547% अधिक संपत्ति है। दरअसल रामविलास यादव उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव हैं। इससे पहले वो एलडीए के सचिव भी रह चुके हैं। 2019 में यूपी से उत्तराखंड आए थे। रिटायर होने से पहले लंबी छुट्टी पर चल रहे हैं। उनके खिलाफ 9 जनवरी 2019 को विजिलेंस की जांच के आदेश दिए गए थे। विजिलेंस टीम ने रामविलास को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे, जिसके बाद आईएएस का पक्ष जानने के लिए 3 सदस्यीय हाई पावर कमेटी बनाई गई थी। जब से रामविलास यादव पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है, तब से विजिलेंस ने उन्हें कई बार बुलाने की कोशिश की, लेकिन रामविलास यादव ने विजिलेंस की जांच में किसी भी तरीके का सहयोग नहीं किया। पिछले दिनों लखनऊ से लेकर देहरादून तक रामविलास यादव के ठिकानों पर विजिलेंस ने छापेमारी की और जानकारी है कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज विजिलेंस के हाथ लगे हैं, जिनको लेकर भी विजिलेंस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। हालांकि आईएएस रामविलास यादव 30 जून को रिटायर होंगे, लेकिन ठीक 9 दिन पहले उनके गुनाहों का एक और सबूत विजिलेंस विभाग को मिल गया है, जो अब उनके गले की फांस बनने वाला है। बताते चलें कि रामविलास यादव पर आय से अधिक तकरीबन 547% अधिक संपत्ति होने का मुकदमा दर्ज है। ऐसे में विजिलेंस अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए कार्रवाई कर रही है और जो नई संपत्तियां मिली हैं उनकी भी पूरी तरीके से छानबीन की जा रही है। इन नई संपत्तियों में बताया जा रहा है कि अधिकतर प्लॉट और मकान शामिल हैं। सहयोगी मनोज रावत के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून।
आगे बढ़ते हैं। चंपावत से खबर है। चंपावत में टनकपुर रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे की भूमि पर हुए अतिक्रमण को आज प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की, जिसके बाद कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। हालांकि रेलवे ने अवैध कब्जे से हटने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया हुआ था, लेकिन कब्जे से ना हटने पर रेलवे प्रशासन की तरफ से ये बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है। बात हुई तो उन्होंने कुछ कल कहा कि कुछ नहीं होगा। सुबह तक कोई ना यहाँ के लोकल प्रशासन, चेयरमैन साहब, वार्ड मेंबर, हमारे मुख्यमंत्री जी जो कि टनकपुर से इस बार 55,000 वोटों से जीते हैं, तो 55,000 की जनता के सबके घर उजाड़ दिए गए आज। लेकिन एक बार आके किसी ने इनसे वार्ता नहीं की रेलवे अधिकारियों से कि भाई क्यों तोड़ा जा रहा है, क्या है, कितनी जगह दी जाएगी, कितनी जगह नहीं दी जाएगी। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर मुकदमे तक पहुंच गया है। मामला एक खिलाड़ी से मारपीट और बदसलूकी का है। साथ ही एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर खिलाड़ी को टीम में रखने के एवज में 10 लाख रुपए भी मांगने के आरोप लग रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड जो है कई पेरेंट्सों ने चैनल्स पे इंटरव्यू दिए हैं, आप भी पता करो, और वो ऑफ द रिकॉर्ड सब कुछ बोलेंगे और ऑन रिकॉर्ड इसलिए नहीं बोलते कि उनके बेटों का कैरियर जो है ख़राब हो जाएगा। ये लोग इतने पावरफुल हैं, अपने आप को बोलते हैं कि हमारी ये जान पहचान है, हमारी वो जान, हमारी ऊपर तक है, तभी तो इन्होंने आज तक इनका किसी ने कुछ कर नहीं पाए। ये तो अब आप लोगों की बदौलत मीडिया में जो है ये चीज़ें आ रही हैं और आप लोगों का सहयोग है, और कुछ अधिकारी हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं जो इस मैटर में जो है चार्ज लेके जो है इस मैटर को टेकअप कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के सीमांत खतीमा में भारत नेपाल सीमा पिलर नंबर 14 पर वन विभाग की ओर से तार बाड़ का पौधारोपण करने पर उपजे भूमि विवाद के निस्तारण के लिए भारत नेपाल के अधिकारियों ने संयुक्त बॉर्डर पर सर्वे किया, जहां नेपाल के अधिकारियों के अपने समर्थन में कोई कागजी सबूत ना पेश करने के कारण वन विभाग ने तार बाड़ का काम शुरू किया। वहाँ तार फेंसिंग और गड्ढा खदान कार्य किया गया था, जिसको नो मैंसलैंड के पास में नेपाली नागरिकों द्वारा जो है हमारे खम्भों को जो पिछले महीने जो है उखाड़ दिया गया था। ये हमारे द्वारा और नेपाल प्रशासन के द्वारा जो है बार बार जो मीटिंग एसएसबी के द्वारा की गई, तो कल ये निष्कर्ष निकाला गया है। नेपाल प्रशासन वहाँ के सीडीओ साहब हो गए और हमारे एसएसबी के स्टेशन कमांडेंट साहब हो गए और नेपाली नागरिक और हमारे जो के खटीमा रेंज के जो कर्मचारी अधिकारी और रेवन्यू से, तो उनके द्वारा ये किया गया कि जो कार्य जहाँ पर हमारा किया गया था उनको सहमत बन गई है। और उत्तराखंड में मौसम का हाल क्या है वो आपको बता दें। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 26 से लेकर 28 जून तक प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया, तो वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। टिहरी और बड़कोट में दोपहर बाद अचानक से तेज बारिश अभी भी जारी है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, टिहरी की पहली तस्वीर और बड़कोट की दूसरी तस्वीर। उत्तराखंड में पिछले 4 दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। यहाँ तक कि अगर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग जिलों की बात करें तो वहाँ पर कहीं कहीं भारी बारिश भी देखने को मिली है। इस वक्त अगर आप देहरादून में देखेंगे तो बहुत अच्छी बारिश है, क्योंकि बारिश का जो लगातार सिलसिला है पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार जारी है। और यहाँ पर भी इस वक्त दिन के ही वक्त अगर बात करें तो एक अच्छी बारिश देहरादून में देखने को मिल रही है। अभी अगर आगे मौसम के पूर्वानुमान को देखें तो आज कई ज़िलों में इस तरीके की बारिश लगी रहेगी, और साथ ही साथ कल से बारिश का जो इजाफा है वो कुछ कम होगा। और अगर हम देखें तो कल से बारिश कुछ हल्की और मध्यम बारिश उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, पहाड़ी ज़िलों में खास तौर पर देखने को मिलेगी। 25 तारीख तक मौसम से कुछ राहत रहेगी, लेकिन 25 तारीख के बाद एक बार फिर से मौसम बदलेगा और 26, 27 और 28 को उत्तराखंड के पहाड़ी ज़िलों में भारी बारिश का एक बार फिर से अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। ऐसे में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, तमाम जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम में पहुँच रहे हैं और कई जगहों पर भूस्खलन जैसी समस्याएं भी ये बारिश पैदा कर सकती है, जिसमें लोगों से मौसम विभाग ने सतर्क रहने की अपील भी की है। सहयोगी मनोज रावत के साथ रवि कैंसवा, एबीपी गंगा, देहरादून। हिमवीरों का हिम योग। जी हाँ, योग दिवस पर उत्तराखंड में अलग अलग जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बीच जोशीमठ में आईटीबीपी की सेंट्रल स्कीइंग टीम ने रोहतांग पास में हिम योग किया। योग के जरिए आईटीबीपी के हिमवीरों को हिमालयी चुनौतियों से निपटने के गुर सिखाए गए। इन्होंने योग के जरिए निरोग रहने का संदेश दिया है। वैसे तो इन जवानों को इस माहौल में रहने की आदत होती है, मगर जब बात योग दिवस की आई तो जवान भी योग करने लगे, मगर इनका योग सबसे अलग है। ये हिमवीरों का हिम योग है। आईटीबीपी के सेंट्रल स्कीइंग टीम को समर कैंप के तहत 14,000 फीट पर योग करवाया गया।
इसके जरिए आईटीबीपी के इन हिमवीरों को हिमालय की चुनौतियों से निपटने के गुर सिखाए गए। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।